इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर किशोरावस्था की ओर है उसका डिटेल से अध्ययन करेंगे और नोट्स भी देखते जाएंगे साथ ही साथ। तो देखिए इसमें हमको क्या पढ़ना है। पिछले अध्याय में तो आपने जंतु में जनन पढ़ चुका है, ठीक है। तो इसमें अब पढ़ना है मानव की मतलब निश्चित आयु के बाद ही जनन क्यों कर सकते हैं। बच्चा 1-2 साल का बच्चा जनन नहीं कर सकता है, एक निश्चित आयु के बाद ही जनन होता है। क्यों? क्योंकि जनन अंगों का विकास उस निश्चित आयु के बाद होता है। तो उसी निश्चित आयु के बाद होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। यानी कि मानव शरीर में होने वाले परिवर्तनों को विषय में अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। कि जिस परिवर्तन के बाद मानव जनन हेतु सक्षम हो पाता है, और साथ ही साथ हार्मोन के भी विषय में चर्चा करेंगे जिससे शिशु में परिवर्तन होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन कौन सा हार्मोन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए किशोरावस्था और यौवनारंभ। तो यहाँ पे एक बूझो थी ना, वो अपना जन्मदिन मनाई, सबसे मतलब लोग चले गए। तो उसके बाद वो अपने मम्मी पापा को कही कि देखिए कुछ बच्चों का मूंछ नज़र आने लगा है। ये हंसने लगी, ठीक है। क्या कि बच्ची थी, और धीरे धीरे यौवना बच्चे का विकास होता है तो क्या होता है, बच्चों को मुँह आने लगता है कि ना। तो इसी के कुछ दोस्तों का मित्र का मुँह आने लगा था। तो बोल रही है कि मुँह आने से जोकर कार्टून नज़र आ रहा है और हंसने लगी। तब उसकी माँ समझाई कि 10 से 11 वर्ष की आयु के बाद बच्चे की क्या है, एकाएक वृद्धि आती है, और जिससे वृद्धि के मतलब एकाएक कुछ परिवर्तन आते हैं जिसके कारण कुछ वृद्धि साफ साफ दिखाई देने लगती है। जैसे कि कुछ बच्चों का मुँह आ जाता है, ठीक है। कुछ का हाइट एकाएक बढ़ने लगता है, ठीक है। इन सारे ये सारे चेंजेस नज़र आने लगते हैं कब, किशोरावस्था के समय, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे इसमें। देखिए शरीर में होने वाले इस परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है। कौन से परिवर्तन? मान लो लड़का का मुँह आ रहा है, उसका हाइट बढ़ गया है एकाएक, ठीक है, उसका शरीर का विकास हो रहा है। तो ये कब तक होता है? तो जीवन में का यह ऐसा अजीब काल है कि इसमें आप ना तो बच्चे होते हैं और ना ही बड़े होते हैं। मतलब यौवनारंभ ऐसा पीरियड है जिसमें ना ही अब बच्चे रहते हैं और ना ही बड़े रहते हैं, बीच में रहते हैं, किशोर रहते हैं, ठीक है। मैं जिज्ञासु हूँ कि क्या बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य की इस अवधि का कोई विशेष नाम है? तो हाँ, नाम है। इसका नाम है किशोरावस्था। और इसका मतलब समय कब से कब है? 11 वर्ष से लेकर और 18 या 19 वर्ष तक। और 11 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 18। 19 को क्या कहते हैं? 19। तो टीन, TEE मतलब TEEN, टीन होता है ना, टीन। 18, 19, 20। तो इसीलिए इस अवस्था को, इस उम्र को कहा जाता है टीनेजर्स। टीन के कारण इस अवस्था को टीनेजर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, समझ में आया? यही 18, 19, 20, इसके कारण इंग्लिश में इसको टीनेजर्स कहा जाता है। और हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि इस किशोरावस्था में बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आता है, ठीक है। 11 से 18 या 19 वर्ष के बीच में बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आता है, उन परिवर्तनों का इसमें डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौवनारंभ का संकेत होता है, ठीक है। जैसे कि लड़का और लड़कियों की जनन क्षमता का विकास होता है, ठीक है। इसी अवस्था में जनन क्षमता का विकास होता है, और इस अवस्था के बाद बच्चे, लड़के और लड़कियां जनन करने के योग सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवनारंभ समाप्त हो जाता है। किशोर जैसे ही जनन क्षमता परिपक्व हो गया, उसका यौवनारंभ खत्म, यानी कि 19 वर्ष के तक पूरा जनन क्षमता का विकास हो जाता है। अभी हम बूझो पहले थी, उसको एहसास हुआ कि एकाएक वृद्धि लड़कों में हल्की दाढ़ी मूंछ का आना किशोरावस्था के लक्षण है, ठीक है। लंबाई में एकाएक वृद्धि हो जाता है। आप देखते होइएगा कि कुछ बच्चा का उम्र देखिए कम है, अब 2 या 3 साल में एकदम बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो किशोरावस्था के उम्र में है, और उसका विकास एकाएक ही होगा। दाढ़ी मूंछ थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक है। आवाज़ भारी हो जाएगा, ये भी होता है। तो अब देखते हैं यौवनारंभ में क्या क्या परिवर्तन होता है। सबसे पहले लंबाई में वृद्धि होता है कि ना, एकदम होता है। तो किशोरावस्था में होने वाले सबसे पहली वृद्धि है लंबाई में वृद्धि। इसमें शरीर के लंबी अस्थियाँ यानी कि हाथ पैर की अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चार्ट दिया गया है, देखिए कि अगर आयु 8 वर्ष है तो लड़के का लंबाई अगर 72% बढ़ रहा है तो लड़की का 77%। यानी कि इसका मतलब ही हुआ कि यौवनारंभ यानी कि किशोरावस्था में लड़के से जल्दी विकास लड़कियों का होता है। समझ में आ रहा है कुछ? लड़की जल्दी विकसित हो जाती है किशोरावस्था में, ठीक है।
टीनेजर्स में। देखिए यहाँ पे 75%, यहाँ के 81%। 9 साल की आयु में बच्चा में 75% का ही विकास होगा, पर लड़कियों में 81% का विकास होगा। लेकिन 18 साल आते आते दोनों का विकास सेम हो जाता है। आप देखते होइएगा 10, 11, 12, 13, 14 साल की लड़की है, उसका विकास जल्दी होता है बशर्ते इस एज के लड़कों के तुलना में, ठीक है ना। उसका विकास जल्दी होता है, तेज़ी से होता है। यहाँ देखिए 98% विकास उसका 14 साल में ही लड़की का हो गया, और यहाँ तक होते होते 2% हुआ, ठीक है ना। यानी कि लड़कियों का विकास जल्दी होता है, लड़कों का कम होता है। इसका निकालने का यहाँ पे एक फार्मूला भी दिया हुआ है, वर्तमान लंबाई बटे वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत गुने 100। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है, मान लो जिसकी आयु 9 वर्ष है और उसका लंबाई 120 सेंटीमीटर है, तो वृद्धि काल की समाप्ति वर्ष यानी कि 18 साल के बाद, इस 18 साल ख़त्म होते होते उसका हाइट कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आयु 9 वर्ष, हाइट 120 सेंटीमीटर, हम 150 सेंटीमीटर मान के एक और सवाल बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 150 सेंटीमीटर उसका अभी हाइट है, ठीक है। कितना वर्ष की आयु में? 9 वर्ष की आयु में। तो 9 वर्ष की आयु में कितना % विकास होता है? 75%। तो यानी कि मान लीजिए 9 वर्ष की आयु में 75% ही विकास हुआ है, तो उसका हाइट कितना है? 150 सेंटीमीटर। तो पूरा 100% विकास कब हो जाएगा? 18 साल होते होते। तो 18 साल होते होते उसका टोटल हाइट कितना हो जाएगा? तो इसको काट के हम निकाल लेते हैं। 25 से 25 दिया 75, 25 से 25 छः के 150, 3 से 3 दूनी 6, यानी कि टोटल 200 सेंटीमीटर। यानी कि उसका हाइट 18 साल होते होते कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस तरह से कुछ सवाल हम खुद से निकाल भी सकते हैं। तो ये फार्मूला एक छोटा सा दिया गया है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा कि वर्तमान लंबाई बटे वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत और गुने में 100। और एक चार्ट के माध्यम से भी इसमें समझाया गया है। देखिए ये लड़कों का विकास हो रहा है, कितना धीरे धीरे हो रहा है, जिसमें लड़कियों का विकास तेज़ी से हो रहा है, बट एक समय आते आते 18 साल आते आते दोनों का विकास सेम हो जाता है, ठीक है ना। ये इस चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, प्रारंभ में लड़कियों की अपेक्षा लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा तीव्रता से बढ़ती है, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। ये समझ में आया क्यों? अब देखिए यहाँ पर जो ये बूझो है ना, कोई व्यक्ति था, हाँ, कुछ प्रारंभ तीव्र गति से बढ़ता है तथा बाद में गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करती है। तो ये देखिए क्या कह रही है, देखिए मैं चिंतित हूँ, मैं लंबी हो गई हूँ परंतु शरीर की तुलना में मेरा चेहरा छोटा है। ये कह रही है कि मैं लंबी तो हो गई हूँ लेकिन चेहरा छोटा है। तो देखिए किशोरावस्था में कभी कभी ये भी होता है कि आपका कुछ अंग जल्दी जल्दी बढ़ जाता है और कुछ थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, बट किशोरावस्था समाप्त होते यानी कि 18 साल होते होते सभी अंगों का विकास समान रूप से हो जाता है। तो देखिए पहले चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोर के हाथ पैर अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग की वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं, फलतः शरीर सुडौल हो जाता है। यानी कि कभी कभी शरीर का कोई अंग जल्दी वृद्धि हो जाता है, कोई अंग धीरे धीरे वृद्धि होता है, लेकिन एक समय होते होते तो वो मतलब अनुपात समान हो जाता है, ठीक है। और देखिए व्यक्ति लंबा होगा ये किस पे निर्भर करेगा? अपने माता पिता के जीन पर, ठीक है। तो यहीं पे यह लंबाई माता पिता के जीन पर निर्भर करती है, ठीक है। परंतु वृद्धि के समय उचित आहार आवश्यक है, ठीक है। किशोरावस्था में बच्चों को अच्छे पोषक तत्व मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय उसका विकास होते रहता है। अगर अच्छा पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो विकास प्रभावित हो जाएगा। ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने की सहायता, मतलब पर्याप्त, देखिए अस्थि पेशी शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करता है। क्या? संतुलित आहार। अगर संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो बच्चों का विकास भी प्रभावित होगा। उसके बाद अगला देखते हैं शारीरिक आकृति में परिवर्तन, यानी कि शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए कभी शारीरिक आकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है, आप देखते होइएगा कि जो छात्र है ना, उसका छाती चौड़ा हो जाता है, कंधा छाती ये सब चौड़ा हो जाता है, ठीक है, किशोरावस्था के समय। और लड़कियों में क्या होता है, लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है, ठीक है।
ये शारीरिक आकृति में परिवर्तन है किशोरावस्था के समय। यानी कि वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती है। यानी कि लड़कों का शरीर थोड़ा हष्ट पुष्ट दिखाई देने लगता है किशोरावस्था के दौरान। इसका मतलब ये हुआ कि लड़कों और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं। यानी कि किशोरावस्था में लड़कों में कंधा और सीना का विकास होता है और लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। ठीक है। अब स्वर में परिवर्तन आप देखते होइएगा कि बच्चा का आवाज़ धीरे धीरे भारी हो जाता है, फटा फटा लगता है ना, लेकिन लड़कियों में नहीं। क्यों? वो भी चीज़ किशोरावस्था के समय ही होता है। देखिए तो स्वर यंत्र का विकास कैसे होता है, आप ध्यान से देखे होइएगा कि लड़कों का आवाज़ फटने लगता है। क्यों? क्योंकि यौवनारंभ में जो स्वर यंत्र होता है, जिसको हम कहते हैं लैरिंक्स, उसकी वृद्धि प्रारंभ होने लगती है और वो बड़ा होने लगता है। ठीक है। यानी कि स्वर यंत्र गले के सामने होता है, उस सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देने लगता है, जिसको एडम्स एप्पल यानी कि टेंटुआ कंठमणि कहते हैं। ठीक है। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। लेकिन लड़कियों में वही चीज़ स्वर यंत्र का वृद्धि नहीं होता है, इसलिए लड़की का आवाज़ पतला होता है और लड़कों का थोड़ा मोटा किशोरावस्था के समय। क्यों? यही मतलब एडम्स एप्पल जो कि टेंटुआ है उसके विकास के कारण है। यह देखिए यही होता है, यहीं पे कंठ, ये जो कंठ थोड़ा निकल जाता है बच्चों का। क्यों? एडम्स एप्पल यानी कि टेंटुआ बढ़ता है, जिसके कारण आवाज़ फटा फटा दिखाई देता है। लेकिन लड़कियों में ये चीज़ नहीं होता है, इसलिए उनका आवाज़ पतला होता है। ठीक है। मेरे अनेक सहवातियों की फटी आवाज़ है, अब मैं जान गया हूँ कि ऐसा क्यों। अब इसको पता चल गया है कि ऐसा क्यों है। उसके बाद स्वेद या तैलीय ग्रंथि की क्रियाशीलता में वृद्धि। ठीक है। देखिए जो स्वेद ग्रंथि, तेल ग्रंथि या लार ग्रंथि है ना, ये डायरेक्ट अपना हार्मोन रुधिर में ही प्रवेश करा देती है, मतलब छोड़ देती है, इसलिए इसको अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। ठीक है। और चूंकि ये डायरेक्ट रुधिर यानी कि रक्त में ही अपना हार्मोन छोड़ देती है, इसलिए इसका कोई नलिका नहीं होता, नलिका विहीन होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है। एग्जाम्पल में स्वेद ग्रंथि, तेल ग्रंथि और लार ग्रंथि। ठीक है। और इन स्वेद ग्रंथि, तैलीय ग्रंथि की वृद्धि के कारण ही क्या होता है कि चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आदि हो जाता है कि ना। किशोरावस्था के समय मुंह पर फुंसी उनसी आने लगता है। और इसी किशोरावस्था के समय जनन अंगों का भी विकास होता है। तो जनन अंग क्या होता है? नर में क्या होता है? वृषण या शिशन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं, और वृषण विकसित होगा तो उसमें शुक्राणु भी बनना प्रारंभ हो जाएगा। सेम वैसे ही लड़कियों में अंडाशय में वृद्धि होता है और अंडा बनने लगता है। ठीक है। तो जनन अंग में भी विकास होने लगता है और जननांगों का विकास पूर्ण इसी अवस्था में हो जाता है 18 साल होते होते। ठीक है। अब देखते हैं मानसिक, बौद्धिक एवं संवेगात्मक परिपक्वता का प्राप्त होना। तो देखिए मानसिक, बौद्धिक और संवेगात्मक परिपक्वता कैसे होती है। तो किशोरावस्था के समय जो बच्चा होता है ना, वो अपनी सोच को विकसित करना चाहता है, इसीलिए कुछ भी सोचने विचारने में काफ़ी समय लेता है कि ये सही है, ये गलत है, हम आगे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। यानी कि अपना उसका दिमाग में बहुत उलझन चलता रहता है, किसी भी बात को लेके वो मतलब ज़्यादा सोचने लगता है। ठीक है। उसके प्रति सचेत हो जाता है और इसी कारण वो कभी कभी असुरक्षित महसूस करने लगता है, अगर वो चीज़ उसके फेवर में ना हो तो। परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक है, जो कि शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है। तो यानी कि किशोरावस्था के समय मानसिक, बौद्धिक या संवेगात्मक परिपक्वता भी होने लगती है। अब हम देखेंगे गौण लैंगिक लक्षण में क्या क्या वृद्धि होती है किशोरावस्था के समय। तो देखो गौण लक्षण में क्या होता है, लड़कों के चेहरे पर क्या होता है, दाढ़ी मूंछ आने लगता है। ठीक है। दाढ़ी मूंछ आने लगता है। और लड़कियों में क्या होता है, लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है। ठीक है। किशोरावस्था के समय। तो ये चीज़ क्या हुआ, ये चीज़ गौण लक्षण है। ठीक है। दाढ़ी मूंछों को आना और लड़कियों के स्तनों का विकास होना, ये गौण लक्षण है। तो प्राथमिक लक्षण क्या है, वही जननांगों का विकास होना। ठीक है। लड़कों के सीने पर बाल आने लगता है और लड़कों लड़कियों दोनों में ही बगल एवं
जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। ठीक है, और ये बूझो और पहेली दोनों ही जानना चाहते हैं कि यौवनारंभ में होने वाले इन परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है। ठीक है, तो देखिए, तो यौवनारंभ के समय वृषण यानी कि पौरुष हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन का स्रावन प्रारंभ कर देता है। ठीक है, वृषण जो होता है, वृषण में क्या बन रहा था? वृषण में शुक्राणु बन रहा था यौवनारंभ के समय ही, और शुक्राणु बनने के साथ साथ वो पौरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का भी स्रावन करना प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण यही दाढ़ी मूछ, बच्चों का दाढ़ी मूछ आने लगता है, उसका आवाज़ भारी हो जाता है पौरुष हार्मोन के कारण, जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो पौरुष हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। और स्त्री हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन, जो कि अंडाशय में बनता है। ठीक है, और दोनों जनन के साथ साथ ये भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं और दुग्ध स्रावी ग्रंथियाँ अथवा दुग्ध ग्रंथियाँ स्तन के अंदर विकसित होने लगती है। ठीक है, और इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एवं अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। अब देखिए, ये पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? तो नर में जो ये पौरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है या फिर स्त्री में यह हार्मोन एस्ट्रोजन है, ये निकलता तो मतलब टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है? वृषण से। ठीक है, और ये एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है? अंडाशय से। बट इसका नियंत्रण कौन करता है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि इस पर नियंत्रण रखता है कि मतलब कितना निकालना है, कितना क्या करना है, इस पर नियंत्रण पीयूष ग्रंथि करता है। ठीक है, अब देखेंगे जनन प्रकार्य प्रारंभ होने में हार्मोन की भूमिका। ठीक, तो ऊपर हम आपको बताएं जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है उसमें डक्टलेस होती है, यानी कि उसमें वो डायरेक्ट अपना मतलब हार्मोन कहाँ पे प्रवाहित कर देती है? रुधिर में छोड़ देती है। ठीक है, जो कि शरीर के पूरे भाग में पहुँच जाता है। ठीक है, और अब यहाँ पे देखते हैं वृषण और अंडाशय में जो लैंगिक हार्मोन स्रावित होता है ना, स्रावित करता है, और वो कैसे कैसे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़, ये जो वृषण और अंडाशय में लैंगिक हार्मोन स्रावित होता है, इसको नियंत्रित कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि। ठीक है, और साथ में पीयूष ग्रंथि भी अनेक हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, तो देखिए इसका स्टेप कैसे होगा। सबसे पहले पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों यानी कि टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। मतलब पीयूष ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन से क्या निकलवाएगा? एस्ट्रोजन। और मतलब टेस्टोस्टेरोन निकलवाएगा किससे? वृषण से। और अंडाशय से एस्ट्रोजन। ठीक है, निकलवाएगा कौन? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, और ये कहाँ चला जाएगा? रक्त में मिल जाएगा, और रक्त से मिलकर पूरे शरीर में चला जाएगा, और जिसके कारण यौवनारंभ के समय शरीर में परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम ये देख लिए कि किशोरावस्था यानी कि 18 साल की आयु तक व्यक्ति जनन करने योग्य सक्षम हो चुका है। ठीक है, लैंगिक हार्मोन भी आ चुके हैं, दाढ़ी मूछ भी निकल चुका है, और जनन करने योग्य सक्षम हो चुका है। तो ये जो जनन करने योग्य सक्षम हो चुका है, तो क्या ये जीवन पर्यंत जनन करने योग्य व्यक्ति रहता है या नहीं? ठीक है, अब ये हम आगे देखेंगे। तो देखिए यही यहाँ पर है, पहेली और बूझो अब समझ गए कि यौवनारंभ व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है, और जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है, परंतु वे जानना चाहते हैं कि क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत तक चलता है या कभी समाप्त हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं मानव में जनन काल की अवधि, यानी कि जनन काल कब से कब तक रहता है। तो देखिए, स्त्रियों में जो जनन अवस्था रहता है ना, 10 से 12 साल की आयु से शुरू होता है और 45 से 50 साल की आयु तक रहता है, यानी कि 50 साल की आयु तक ही जनन क्षमता रहेगी। किस में? स्त्रियों में। क्यों? क्योंकि 50 साल के बाद अंडाणु में मतलब अंडाशय में अंडा बनना खत्म हो जाता है। ठीक है, और देखिए जो ये अंडाशय से अंडाणु बनता है, तो ये कब बनता है? तो लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर, यानी कि हर 28 से 30 दिनों के अंतराल पर अंडाशय से अंडा निकलता है, और कहाँ पर? फॉल्लोपियन ट्यूब में जाकर कुछ देर तक रहता है,
और अगर वो निषेचित नहीं होता है तो फिर से खराब हो जाता है, ठीक है। और वही ऋतुस्राव यानी कि रजोधर्म के माध्यम से, मतलब गंदे खून के माध्यम से निकल जाता है, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, ठीक है। जब ये 28 से 30 दिनों के अंतराल पर अंडाशय निकलेगा तो इस समय गर्भाशय की दीवार क्या होगी, थोड़ी मोटी हो जाएगी और अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके। अगर निषेचन हो जाएगा तो युग्मनज बनने लगेगा, ठीक है, जिसके कारण गर्भधारण हो जाएगा। और अगर निषेचन नहीं होता है तो उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिका सहित निस्तरित हो जाता है, यानी कि गंदा खून के माध्यम से वही अंडाणु निकल जाता है, जिसको ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, ठीक है। और ये कब होता है, हमेशा 28 से 30 दिनों में एक बार होता है, ठीक है। और पहला ऋतुस्राव यौवनारंभ में ही होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। और जो लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है, यानी कि ऋतुस्राव होना रुक गया तो क्या हुआ, लड़कियों में जनन क्षमता खत्म हो गई, ठीक है। तो ये कब तक रहता है, लगभग 40 से 50 साल तक, ठीक। और ऋतुस्राव चक्र पर नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है, ठीक है। हार्मोन, कौन सा हार्मोन, यही अंडाणु जो हार्मोन निकालता है, कौन सा, एस्ट्रोजन। लड़कियों में कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। आप सीधा एक वर्ड में हम आपको समझा देते हैं कि संतति का लिंग निर्धारण पिता के जीन से होता है, ठीक है। अब उसको डिटेल से पढ़ते हैं। मैंने अपनी माँ और चाची को बातें करते हुए सुना कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि निषेचित अंडाणु लड़के में अथवा लड़की में विकसित होगा। अब ये जानना चाहती है कि निषेचित अंडाणु लड़का होगा या लड़की, ठीक है। तो लड़का होगा या लड़की, ये चीज़ किस चीज़ों पे निर्भर करता है, तो गुणसूत्रों पे, ठीक है। और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते थे, हम आपको बता चुके हैं, कोशिका के केंद्रक में, ठीक है। और सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़ी, तो 23 दूना कितना, 46 गो गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें से 2 गो गुणसूत्र यानी कि एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है और यही लड़का लड़की का निर्धारण करता है, जिसे एक्स एवं वाई कहते हैं। और देखिए स्त्री में ये भी 23वां जोड़ी एक्स एक्स ही होता है, ठीक है। लेकिन पुरुष में ये 23वां जोड़ी एगो एक्स होता है और एगो वाई होता है। कुछ अंतर समझ में आया। देखिए पुरुष में वोमेन, महिला में तो ये 23वां जोड़ी भी एक्स एक्स ही होता है, लेकिन मैन में क्या होता है, 23वां जोड़ी एक्स और वाई होता है। तो डिफरेंट किस में हुआ, मैन में। इसीलिए लड़का हो या लड़की, इसका निर्धारण मैन के जीन से होता है, गुणसूत्र से होता है, पुरुष के गुणसूत्र से, मतलब औरत के गुणसूत्र से नहीं। समझ में आया क्यों, ठीक। तो ये अनिषेचित अंडाणु में सदा एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, जिसमें एक प्रकार में एक्स और दूसरे प्रकार में वाई। ये हम बता दिए। शुक्राणु यानी कि मनुष्य में, मतलब आदमी में 2 प्रकार के, एगो एक्स एगो वाई, ठीक है। तो एक्स गुणसूत्र वाला होगा शुक्राणु, वो अंडाणु को निषेचित करता है, तो 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। लेकिन यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई होगा तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। समझ में कुछ आया। देखिए मनुष्य में मेल में कौन सा गुणसूत्र था, एक्स वाई मेल में, और फीमेल में एक्स एक्स, ठीक है। तो अगर मेल का ये एक्स मिल गया, ठीक है, तो एक्स एक्स मिल गया तो क्या बन जाएगा, मतलब लड़की हो जाएगी, ठीक है, गर्ल। लेकिन अगर एक्स वाई मिल गया तो क्या बनेगा, बॉय बनेगा, ठीक है, यही कह रहा है। अगर एक्स वाई मिल गया तो क्या बनेगा, एक्स वाई मिल गया तो लड़का बनेगा, और अगर एक्स एक्स मिल गया तो क्या बनेगा, लड़की बनेगी। तो ये डिफरेंट एक्स और वाई गुणसूत्र किस में पाया जाता था, शुक्राणु में, यानी कि आदमी में। यानी कि लड़का होगा या लड़की, इसका निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है,
आदमी के गुणसूत्र से होता है, औरत के गुणसूत्र का इसमें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो आप जान गए हैं कि जन्म के पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के गुणसूत्र द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह धारणा कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है पूर्णतः निराधार है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ तक का हम नोट्स देख लेते हैं और अगले पार्ट में इससे आगे का हम देखेंगे। ठीक है, लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन, ये सारी चीज़ें आगे के क्लास में देखेंगे। और तब तक यहाँ तक का हम नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस यहाँ तक का नोट्स देख लेते हैं, और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और एक तो कमेंट कीजिएगा अच्छा अच्छा। तो देखिए चैप्टर हम आपको पढ़ाए हैं, तो अब देखते हैं सबसे पहले किशोरावस्था क्या है। और देखिए वो चैप्टर तो पढ़ा दिए, ठीक है, समझा दिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको नोट्स भी करना है ताकि समझने में, रिवीजन करने में आसानी हो। तो ये वाला जो नोट्स हम करा रहे हैं उसको आप लिखिएगा कॉपी में। ठीक है, तो किशोरावस्था एडोलसेंस क्या है, और इसका ऐसे ही अच्छा से टॉपिक वाइज सजा के, ठीक है, चैप्टर का नाम ऊपर लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा किशोरावस्था बड़े बड़े अक्षर में लाल कलम से। ठीक है, और तब उसकी परिभाषा ऐसे लिखिएगा। ठीक है, परिभाषा लिख देंगे, और तब यहाँ से लिखेंगे कि जीवन की वह अवस्था जब बाल्यावस्था से युवावस्था की ओर शारीरिक, मानसिक व भावात्मक परिवर्तन होते हैं उसको क्या कहते हैं, किशोरावस्था। इसकी उम्र को क्या होती है, 11 से 18 या 19 वर्ष। ठीक है, और इस अवस्था में बच्चे को किशोर कहा जाता है। टीनेजर्स 19 18 20, मतलब 11 से 11 12 13 14 तीन 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 आ रहा है ना, इसलिए इसको टीनेजर कहा जाता है। यहाँ आपको समझा दिए। और लड़कियों में ये किशोरावस्था 1-2 साल पहले चालू हो जाता है, और लड़कों में बाद से। पुबर्टी क्या है, यानी कि यौवनारंभ क्या है, किशोरावस्था में होने वाला वह चरण जब जनन अंग परिपक्व होने लगते हैं और इसके बाद व्यक्ति प्रजनन के योग्य हो जाता है, उसी को प्यूबर्टी यानी कि यौवनारंभ कहा जाता है। और देखिए किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या है, तो पहला हम आपको बताए थे लंबाई में परिवर्तन, सबसे स्पष्ट परिवर्तन है, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि हाथ पैर की हड्डियाँ तेज़ी से बढ़ने लगती है और 18 वर्ष तक लगभग पूर्ण लंबाई प्राप्त हो जाती है। ठीक है, 18 वर्ष तक विकसित होगा शरीर, लंबा भी होगा बच्चा, उसके बाद धीरे धीरे लंबाई बढ़ना ख़त्म हो जाता है 18 साल के बाद। ठीक है, शरीर की आकृति में परिवर्तन होने लगता है, दूसरा चीज़ ही होता है। यानी कि किशोरावस्था में पहला चीज़ लंबाई में वृद्धि होता है, और दूसरा चीज़ शरीर में परिवर्तन होने लगता है। यानी कि लड़के के कंधे चौड़े होने लगते हैं, मांसपेशियाँ विकसित होने लगती है। ठीक है, और लड़कियों में क्या होता है, कुल्हा चौड़े होने लगते हैं और स्तनों का विकास होने लगता है। ये तो शारीरिक परिवर्तन। अब अगला देखिए, आवाज़ में परिवर्तन होने लगता है। कैसे, तो लड़कों में स्वर यंत्र विकसित होने लगता है जिससे आवाज़ भारी हो जाता है, और कभी कभी बच्चों का आवाज़ फटने भी लगता है। लेकिन ये चीज़ केवल लड़कों में होता है, लड़कियों में नहीं होता है, इसलिए लड़कियों का आवाज़ पतला होता है। और चेहरे पर मुहासे आने लगते हैं। 4 परिवर्तन हम आपको बता दिए हैं। चेहरे पर मुहासे क्यों आते हैं, क्योंकि तेलीय ग्रंथियों से अधिक सक्रियता के कारण। 4 परिवर्तन किशोरावस्था में बताए हैं। पहला लंबाई में वृद्धि, दूसरा शरीर की आकृति में परिवर्तन, तीसरा आवाज़ में परिवर्तन, और चौथा चेहरे पर मुहासे आने लगते हैं। और उसके बाद देखिए अब अगला चीज़ देते हैं, जनन अंगों में क्या क्या विकास होता है किशोरावस्था के समय। तो पहला, लड़कों में क्या, वृषण व शीशन का विकास होता है जिससे शुक्राणु का निर्माण होने लगता है। और लड़कियों में क्या, अंडाशय विकसित होता है जिससे अंडाणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और ये मानसिक, बौद्धिक व भावात्मक परिवर्तन क्या होता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ने लगती है। ठीक है, जिससे आत्मनिर्भरता व आत्मचेतना विकसित होती है। यानी कि बच्चा खुद से सोचने लगता है, कुछ अपने मन से सोचना विकसित, मतलब अपने दिमाग से चलना प्रारंभ कर देता है, दूसरे पर आश्रित कम होने लगता है। ठीक है, और अपनी, मतलब क्या कहते हैं उसको, अपना फैसला खुद लेने लगता है। ठीक है, और कभी कभी असुरक्षित और भ्रम का भी भावना आती है जो कि सामान्य है। और गौण लैंगिक लक्षण में क्या होता है, ऐसे लक्षण जो लड़के व लड़की में अंतर स्पष्ट करने लगते हैं। जैसे कि लड़कों में क्या होता है, दाढ़ी मूंछ निकलने लगता है, भारी आवाज़ होने लगता है, और लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है, और बगल व जननांग के क्षेत्र में बाल आने लगता है। फिर उसके बाद हार्मोन हमको पहले बताया। तो हार्मोन क्या है, रासायनिक पदार्थ है जो शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ स्रावित करती है। ठीक है, हार्मोन कौन सा ग्रंथि स्रावित करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है,
और प्रमुख ग्रंथियाँ कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलेगा? पीयूष ग्रंथि से। थायराइड से थायरोक्सिन, अग्न्याशय से इंसुलिन, अधिवृक्क से एड्रिनलिन, वृषण से टेस्टोस्टेरोन, अंडाशय से एस्ट्रोजन। तो ये दोनों चीज़ तो हम आपको बता दिए हैं, वृषण से टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय से एस्ट्रोजन। और पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है? तो वृद्धि हार्मोन, ठीक है। और उसके बाद ये थायराइड थायरोक्सिन कहाँ पर? आप कंठ में देखिएगा, कंठ आपका थोड़ा सा मतलब फूला हुआ रहता है, क्यों? ये थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन के कारण, ठीक है, वहाँ पर स्रावित होता है थायरोक्सिन, थायराइड ग्रंथि कंठ के पास, ठीक है। अग्न्याशय इंसुलिन, अग्न्याशय कौन सा मतलब हार्मोन स्रावित करती है? इंसुलिन। इससे क्या उसको बोलते हैं? डायबिटीज़, हाँ, डायबिटीज़ कंट्रोल किया जाता है इससे, ठीक है। और एड्रेनलिन क्या होता है? लरो उरो फाइट फ्लाइट हार्मोन इसको कहते हैं, ठीक। जब हमको गुस्सा आता है या मतलब गुस्सा आता है तो ये एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। और उसके बाद मासिक चक्र भी हम आपको बताएं, यानी कि लड़कियों में यौवनारंभ पर शुरू होता है मासिक चक्र, ठीक है। और इसका समय क्या होता है? लगभग 28 से 30 दिन। और निषेचन न होने पर गर्भाशय की परत रक्त के साथ बाहर निकलती है, जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। और प्रथम ऋतुस्राव को रजोधर्म कहते हैं। और ये कब तक होता है? लगभग 45-50 साल, मतलब 45-50 वर्ष की आयु तक होता है, और उसके बाद बंद हो जाता है। और ये भी हम आपको बताएं, संतान का लिंग निर्धारण कैसे होता है। शिशु का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है, न कि माता के, ठीक है। स्त्री में क्या पाया जाता है? XX गुणसूत्र, और पुरुष में XY गुणसूत्र, ठीक है। और यह मान्यता ही गलत है कि लिंग का निर्धारण माँ के लिए माँ जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? लिंग के निर्धारण के लिए पिता जिम्मेदार है। और यहाँ तक के बाद हम अगले क्लास में देखेंगे, पार्ट 2 में। तो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद और धन्यवाद।